हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मुस्कान है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलरलीज में। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एग्जाम 2 सोशल स्टडीज के पेपर में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास यानी कि वाटर, पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। पानी जो है हमारे लिए एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है, बहुत ही कीमती स्रोत है हमारे जीवन को जीने का। तो आप सबने इस स्लोगन के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि है जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसमें बार बार इस चीज पर एम्फसाइज किया जा रहा है, बार बार इस चीज पर जोर डाला जा रहा है कि अगर जल है तो ही हमारा जीवन है, अगर हम जल है, अगर पानी है तो ही हमारा जीवन है। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही कीमती है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर हमारे पास पानी है जीने के लिए, जो कि हमारी बेसिक नीड है, हमारी बेसिक जरूरत है, अगर वो है हमारे पास तो हम अपने फ्यूचर के बारे में, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा आने वाला जीवन हम सुखद तरीके से बिता सकते हैं, जी सकते हैं। तो हम सबको ये पहले ही पता है कि 22 मार्च यानी कि 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। वाटर वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो पानी जो है एक बहुत ही कीमती रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल शब्द में दो वर्ड्स आते हैं, री और न्यू एबल। री का मतलब दोबारा, जिसको हम यूज कर सकते हैं, दोबारा जिसको हम बना सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसका। तो वाटर एक बहुत ही वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण, जरूरी, रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, नेचुरल पदार्थ है जो नेचर से मिलता है हमें। तो कुछ जरूरी बातें हैं पानी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स मतलब जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, जो पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, माने जा चुके हैं और डिक्लेयर किए जा चुके हैं। ऐसा कहा जा चुका है कि ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। तो अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती जो है वो 71% पानी से कवर्ड है, यानी कि 71% पानी है हमारी अर्थ की सरफेस पे। Almost all the water on the earth is contained in the major sources of water such as seas, oceans, rivers, lakes, glaciers और ice caps as groundwater and in the atmosphere। तो हमारे पानी के जो मेजर सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जो पानी है वो कौन कौन सी पानी की बॉडीज में है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज में हमें पानी पाया जाता है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। वो है सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स यानी कि जो पहाड़ों की चोटियां होती हैं, आइस कैप एज ग्राउंड वाटर। कहीं पे पानी जमीन में हमें मिलता है, जमीन से जमीन का पानी मिलता है, और कभी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में होता है। However, most of this water is not fit for human consumption। इसमें से आधे से ज्यादा पानी जो है, इसमें से मेजॉरिटी, मेजर जो पार्ट है पानी का, वो फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। वो सही नहीं है हमारे ह्यूमन डेली यूज के लिए। एक इंसान के जीवन में आधे से ज्यादा जो ये पानी है वो फिट नहीं है कंज्यूम करने के लिए, यानी कि वो गंदा पानी है, वो साफ पानी नहीं है। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। जो पानी हम पी सकते हैं, जिस पानी का हम पीने के अलावा और काम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली के काम में, उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी, जो कि यूजफुल है फॉर ह्यूमंस, विच इज ओनली 2.7% ऑफ द टोटल वाटर। टोटल वाटर 71% है, तो उसमें से सिर्फ 2.7% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि साफ पानी है, जिसे एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान कंज्यूम कर सकता है, यूज कर सकता है, पी सकता है और अपने घर के और काम में उसका इस्तेमाल कर सकता है। 97% आर इन ओशंस एज सेलाइन वाटर। ना इसमें से 97% जो है टोटल पानी में से वो ओशंस में पाया जाता है एज
सलाइन वाटर यानी कि खारे पानी की तरह वो ओशंस में, बड़े बड़े महाद्वीप में पाया जाता है। आगे स्लाइड में देखिए, ये डिपिक्ट करती है, स्लाइड शो करती है फ्रेश वाटर और ग्राउंड वाटर, जमीन का पानी, और ट्यूबवेल यानी कि जो विलेजेस में पाइप लगे होते हैं या ट्यूबवेल्स लगे होते हैं बड़े बड़े, उनमें से निकलने वाला फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी या ग्राउंड वाटर, जो कि यूज किया जाता है घरों में। वाटर, वाटर इज अ लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट। अब पानी को हम लाइफ को सपोर्ट करने वाला एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी हमें हमारे घर की चीजों में काम आता है, घर के कामों में यूज करते हैं, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और हम उससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। पानी से हम अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। बिना पानी के हम जी नहीं सकते, हम सरवाइव नहीं कर सकते। विच मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। तो इससे जो हमारा अर्थ है, हमारा प्लैनेट है, हमारी धरती है, वो एक खास प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि हमारी धरती पर पानी 71% पाया जाता है। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशंस एंड फ्लूइड्स ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये मेन एलिमेंट है पानी जो है। इसके सोर्सेस क्या है? हमें पानी स्ट्रीम से मिलता है, नदियों से मिलता है, लेक से मिलता है, बड़े महाद्वीप से मिलता है, सीज से मिलता है, और ऐसी बहुत सारी वाटर बॉडीज जिनमें पानी पाया जाता है, वहां से यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स। द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर on, above and below the surface of the earth is known as water cycle। जो लगातार मूवमेंट होती है, पानी का जो लगातार आना जाना होता है ऊपर और नीचे, अबव यानी कि ऊपर और बिलो यानी कि नीचे, द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसे हम बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि वो क्या होता है। Water moves from one reservoir to another, such as from river to oceans or from ocean to atmosphere by many processes। अब पानी जो है एक रेजरवॉयर से, एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, रिवर से ओशंस में जाता है, नदियों से बड़े लेक्स में जाता है, या फिर ओशन से, हमारी नदी से एटमॉस्फेयर में जाता है यानी कि हवा में जाता है, हमारे एनवायरमेंट में जाता है। बहुत सारी प्रोसेसेस की मदद से, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड सरफेस रन ऑफ। अब ये अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम बाकी वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में हम मेन एम्फोसाइज करेंगे, मेन हमारा फोकस होगा पानी के ऊपर। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वाटर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिससे हमें पीने का पानी या यूज करने का पानी मिलता है हमारी प्लैनेट अर्थ पे। फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब अलग अलग तरह की वाटर की फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वाटर जो है अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, अलग अलग स्थिति में पाया जाता है। सिर्फ पानी हमें लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता, सिर्फ पीने की उसमें नहीं मिलता हमें फॉर्म में। तो अलग अलग तरह की फॉर्म होती है वाटर की। Water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle। तो पानी जो है हमारी धरती पे, वो बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, यानी कि अनगिनत नंबर ऑफ ईयर्स से, सालों से पानी जो है बनाया जाता है, हमेशा अलग अलग प्रोसेसेस से, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग तरीकों से, जो बनाती है हमारी वाटर साइकिल, जो हमारी वाटर साइकिल के अंदर आती है। वाटर साइकिल कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। तो वाटर साइकिल को हम तीन फॉर्म्स में, यानी पानी हमें तीन अलग अलग प्रकार से मिलता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ। तो पानी हमें तीन फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड यानी कि पत्थर की फॉर्म में जैसे आइस होती है, लिक्विड यानी कि पानी की फॉर्म में जैसे ओशंस, रिवर्स, लेक्स में पाया जाता है पानी, एक फ्लूइड की तरह जो फ्लो कर सकता है, और गैस यानी कि जो वाटर वेपर होती हैं, जो बूंदे होती हैं, जो ओस की बूंदे हमें दिखती हैं जब बारिश होने वाली होती है कभी सर्दी के मौसम में। तो वाटर साइकिल कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट एनी गिवन टाइम, कभी भी, किसी भी समय, समवेयर ऑन दी अर्थ, कहीं पे भी अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे।
द सॉलिड फॉर्म, अब सॉलिड फॉर्म के बारे में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो स्नो होती है और सॉलिड आइस होती है जो अभी मेल्ट नहीं हुई है, जो हमारी पहाड़ों की चोटियों पे पाई जाती है at the poles of the earth is present as ice caps at the poles of the earth. ice caps मतलब जो पहाड़ों की चोटियों में पाई जाती है, और पोल्स कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द अर्थ. स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो स्नो होती है वो भी एक सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि हमारे ग्लेशियर्स होते हैं उसमें पाई जाती है. लिक्विड वाटर, लिक्विड इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. अब जो पानी फ्लो कर सकता है उसे हम लिक्विड कहते हैं, जो फ्लूइड फॉर्म में होता है. लिक्विड इज प्रेजेंट इन अलग अलग वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जैसे कि ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, नदियां हो गई, और हमारे बड़े बड़े महाद्वीप हो गए, और इवन अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे का पानी होता है. द गैसियस फॉर्म इज द गैसियस वाटर वेपर. अब जो पानी हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, हमारी एयर में होता है, हमारे आसपास, प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. द कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. अब ये जो लगातार साइकिलिंग यानी कि जो लगातार मूवमेंट हो रही है पानी की तीनों फॉर्म में, कभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैशियस, ये जो सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं ये वाटर साइकिल बनाती हैं, और इससे जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है जो हमारी धरती पर पाया जाता है वो कांस्टेंट रहता है. यानी कि 71% वाटर जो है हमारा अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया उसे यूज कर रही है, फिर भी 71% ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग. तो जितना प्रतिशत पानी, जितनी क्वांटिटी की पानी हमारे यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका ने बोला है कि हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, और मेंटेन करने के लिए हमारी प्रॉपर हाइजीन, यानी कि हमें साफ सुथरी हाइजीन अपने आप को एकदम हेल्दी रखने के लिए वो कितना है, 50, मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे. तो इतना प्रतिशत पानी यानी कि 50 लीटर पानी एक इंसान एक दिन में यूज कर सकता है. तो ये हमारी यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा बोला है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि इतना ही अमाउंट ऑफ पानी एक इंसान एक दिन में यूज कर सकता है, 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग और मेंटेनिंग हाइजीन. अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और खाना बनाने के लिए, ये सारे घर के काम करने के लिए वन पर्सन कैन यूज अ मिनिमम ऑफ, यानी कि इतना तो वो कर ही सकता है, 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे. नेक्स्ट देखते हैं पानी की मैनेजमेंट, यानी कि वाटर को हम कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है पानी, और कौन से लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, तरीके यूज करते हैं पानी को स्टोर करने के. तो पानी को हम मैनेज कैसे करेंगे, उसको बचा कर, उसको स्टोर करके, किसी एक जगह पर हम पानी को स्टोर करके उसको कंजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हम उसका यूज कर सकें. The rain water can be used to recharge the groundwater. तो जो रेन वाटर है यानी कि जो बारिश का पानी है उससे हम ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा से फुलफिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें. जो बारिश का पानी होता है उससे ग्राउंड वाटर का लेवल दोबारा बढ़ जाता है, जमीन के पानी का लेवल दोबारा रिचार्ज हो जाता है, दोबारा से भर जाता है. दिस इज रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम सभी ने सुना होगा, जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर करके रख लो एक जगह, तो उसको हम कहते हैं कि हम पानी, बारिश के पानी को बचा रहे हैं ताकि हम उसको यूज कर सके एज ग्राउंड वाटर, जमीन के पानी की तरह से. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. At many places in India, an age-old practice of water storage and water recharge like the Bawris. तो अब बहुत सारी जगहों में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स में इंडिया की एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन, बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस, यानी बहुत ही पुराना ट्रेडिशन प्रैक्टिस किया जाता है पानी को स्टोर करने का और पानी को दोबारा से
फुलफिल करने का, रिचार्ज करने का, जैसे इसको बोलते हैं हम बावरी सिस्टम। तो बावरीज वॉज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ये एक बहुत ही पुराना, बहुत ही एज ओल्ड, यानी कि बहुत सदियों से चला आ रहा तरीका है पानी को कलेक्ट करने का, ताकि उसे हम बाद में यूज कर सके। विद टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पाइलिंग इन दीज रिजर्वॉयर्स। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो फिर उसमें गार्बेज भरता गया, एंड रेन वाटर के साथ साथ गार्बेज भी कलेक्ट होता गया इन सारे वाटर बॉडीज में। तो उससे फिर इस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो ट्रेडिशनल वे था, ये जो पुराना वे था, अब वो चेंज होने लग गया, इसका कोई यूज नहीं था, तो ये डिसयूज हो गया। A farmer using water in the field can also use water economically। अब एक किसान जो पानी अपनी खेती के लिए इस्तेमाल कर रहा है, फील्ड में इस्तेमाल कर रहा है, उसे वो इकोनॉमिकली भी यूज कर सकता है, यानी कि पैसा बचा कर भी यूज कर सकता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन, इकोनॉमिकली पैसे को यूज करना मतलब पैसे, जितना पैसा तुम लगा रहे हो उतने से उतने पैसे में तुम कम, उतने ही खर्चे में तुम कोई अपनी जो भी चीज ले रहे हो उसकी बचत कर लेना। तो फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फार्मर जो है अपनी फील्ड में पानी जो यूज कर रहा है उसको वो बहुत ही तरीके से यूज कर रहा है, बहुत ही समझ के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्निक है ऑफ वाटरिंग प्लांट्स by making use of narrow tubings which deliver water directly at the base of the plant। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है प्लांट्स को पानी देने का, वाटर करने का, बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स। अब पतली पतली यानी कि सकरी ट्यूब्स यूज करना, पाइप्स यूज करना, जो पानी को डिलीवर करेंगे, जो पानी पहुंचाएंगे डायरेक्टली कहाँ तक, उसके बेस तक, उसकी रूट्स तक, प्लांट की रूट्स तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो इस तरीके से जो फार्मर है वो पानी को सही तरीके से यूज कर रहा है, बिना उसकी वेस्टेज करे, बिना उसको वेस्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस टॉपिक में, वाटर साइकिल। बिना वाटर साइकिल के हम वाटर की अहमियत को समझ ही नहीं सकते कि पानी बनता कहाँ से है और क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और इनफिल्ट्रेशन यानी कि कलेक्शन, पानी को कलेक्ट करना, फिल्टर होना, उसका सारी वाटर कलेक्शन कहाँ होती है पानी की, सारी वाटर बॉडीज में, यानी कि लेक्स, रिवर्स, ओशन, स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर जो पानी कलेक्टेड होता है वो इवेपोरेट होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है एटमॉस्फेयर में और कंडेंस होता है, फिर वो मेल्ट होता है ऊपर हवा में, और फिर वो किस तरीके से नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। चलिए पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में। ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस साइकिल को हम ये भी बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बिकॉज हाइड्रो मीन्स, द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इट इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस से, जमीन से उठकर पानी एटमॉस्फेयर में जाता है और देन एटमॉस्फेयर से वापस ग्राउंड में आता है। तो इसके बीच में जितनी भी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं वो वाटर साइकिल कहलाती हैं, और ये लगातार मूवमेंट होती है पानी की, जमीन से एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारे एयर में, और देन एयर से बैक टू द ग्राउंड। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार प्रोसेस है जो कि चलती ही रहती है। इट डज नॉट हैव अ स्टार्टिंग और एन एंडिंग पॉइंट। इसका अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई शुरू होने का पॉइंट है, कोई शुरू होने की जगह है, या कोई खत्म होने का पॉइंट है। ये कहीं से भी शुरू हो सकती है और कहीं पे भी खत्म हो सकती है। Thus, the water present on earth has been in circulation since the evolution of the earth। जब से हमारी धरती बनी है, जब से हमारा प्लैनेट अर्थ एस्टेब्लिश हुआ है, बना है, तब से जो पानी है वो कंटिन्यूअसली कैसे बन रहा है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसकी लगातार मूवमेंट हो रही है वाटर साइकिल के फॉर्म में, जिससे पानी जो है वो बन रहा है और हम उसे यूज कर रहे हैं। वाटर गोज थ्रू ऑल द थ्री स्टेट्स। अब वाटर जो है तीनों फॉर्म्स में हमें मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस फॉर्म में भी इन द प्रोसेस। तो इस पूरी प्रोसेस में, वाटर साइकिल की प्रोसेस में, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, यानी कि पत्थर की फॉर्म में भी होता है, सॉलिड एकदम, लिक्विड की फॉर्म में यानी कि फ्लूइड की फॉर्म में भी होता है, और गैस की फॉर्म में भी होता है यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में भी पाया जाता है।
देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट असिस्ट द वाटर साइकिल। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत हमारी और चीजें होती हैं और एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वाटर साइकिल को कंप्लीट करने में, पूरा करने में। जैसे कि सूरज, सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे सूरज का हेल्प करने में वाटर साइकिल में। एयर करेंट्स, यानी कि जो एयर करेंट्स होते हैं, जो हाई टाइड, लो टाइड, जो हवा की जो करंट्स होते हैं, एयर करंट्स होते हैं, जिसकी मदद से वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। फिर से यही वाटर साइकिल एक्सप्लेन की गई है इस पिक्चर में कि सबसे पहले पानी जो है हमारी रिवर्स में कलेक्टेड होता है, वो इवेपोरेट होता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर की फॉर्म में वो ऊपर जाता है, कंडेंस होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, बूंदों की फॉर्म में बनकर वो क्लाउड्स के थ्रू रेन जो हो जाती है उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और वो वापस किस में आ जाता है, रिवर्स में कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है वाटर साइकिल की। अब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ कंप्लीट वाटर साइकिल। तो अब जो हमने स्टेजेस पढ़े देखे हैं अभी तक वाटर साइकिल में, एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, कलेक्शन और इनफिल्ट्रेशन, इन सारे स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पे इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इसके अंदर आते हैं वाटर साइकिल में और वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज 1 होता है, यानी कि स्टेप 1। सबसे पहले इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होती है, यानी कि द सन्स एनर्जी हीट्स अप द लेक्स, rivers, oceans, swamps and other water bodies which subsequently increase the temperature of water present in them। तो पानी इवेपोरेट कैसे होता है, पानी का भाप कैसे निकलती है, उसमें से जो भाप होती है पानी में से वो कैसे निकलती है, सूरज की मदद से। जो सन की हीट होती है, एनर्जी होती है जो सन की, जो सूरज की किरणें होती हैं, वो हमारी लेक को यानी कि रिवर्स को, जिसमें भी पानी है, जोन सी वाटर बॉडी में भी पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, उसका माप बढ़ा देती है, और इससे जो पानी है वो तपना शुरू हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, सम वाटर इवेपोरेट्स एज वेपर इनटू द एयर। कुछ पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है वाटर वेपर की फॉर्म में और हवा में जाकर मिल जाता है। अब जो ऊपर उठ रही है एयर, द राइजिंग एयर करेंट्स टेक द वेपर अप इन द स्काई। अब ये जो ऊपर की तरफ गर्म हवा उठ रही है वो स्काई की तरफ जाना शुरू हो जाती है, आसमान की तरफ। साइमल्टेनियसली, साथ साथ क्या होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज also lose water to the atmosphere in the form of vapor which rises up in the sky। अब इसमें हमने एक और वर्ड पढ़ा है evaporation के साथ, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या अर्थ है, ट्रांसपिरेशन का मतलब है जो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों में से जो पानी वाटर वेपर की तरह, भाप की तरह एटमॉस्फेयर में जाता है, हमारे हवा में जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो हमारे जो पेड़ पौधों में से पानी जो है, पानी की बूंदे जो ओस बनकर ऊपर उठती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि स्काई में जाकर मिल जाती है। देन स्टेप 2 आता है हमारा कंडेंसेशन। एज द वेपर्स राइज हाई, जैसे जैसे पानी का जो भाप है, वो जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है, जो ऊपर कूल टेम्परेचर है, जो हवा में ठंडा टेम्परेचर होता है, वो उस एयर को कूल डाउन कर देती हैं, उस एयर को ठंडा कर देती हैं और वापस उसे लिक्विड फॉर्म में बना देती हैं। तो कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब ही यही है कि जो गर्म हवा है उसको ठंडी हवा में बदल के उसको नीचे की तरफ लाना। विंड एंड एयर करेंट्स मूव द मॉइस्चर अराउंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब जो गर्म हवा राइज हुई थी स्ट्रीम्स या लेक्स में से या नदियों में से, वो कंडेंस हो गई है ठंडी हवा में, और कंडेंस होकर वो क्लाउड्स में फॉर्म हो जाती है। ठंडी हवा बनकर वो क्लाउड बन जाती है, ठीक है। उस ठंडी हवा का क्या बन जाता है, उस वाटर वेपर का क्या बन जाता है, क्लाउड्स, बादल बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं स्टेज 3 यानी कि प्रेसिपिटेशन। विंड मूवमेंट्स, अब जो हवा की मूवमेंट्स होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कॉज द क्लाउड पार्टिकल्स टू कोलाइड। अब आपस में सारे बादल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और जब उनमें पानी भर जाता है, एज दे बिकम वाटर लेडन, यानी कि जब उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, दे डेवलप इनटू रेन बियरिंग क्लाउड्स
and fall back onto the earth surface by the process known as precipitation. मैंने precipitation का मतलब आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो बादल बन जाते हैं उसमें से बूंदें गिरती हैं, रेन होती है, वर्षा होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं precipitation. तो जब वो बादल पानी से भर जाते हैं तो वो क्लाउड्स जो है वापस से धरती पर यानी कि लेक्स पर या नदियों में पानी वापस से गिरा देते हैं by the process known as precipitation. This may occur in the form of rain, hail, snow और sleet depending upon the temperature conditions. अब कई जगहों पर इंडिया में बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर होता है तो वहां पर स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, कहीं पर हेल होती है यानी कि बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है, कहीं पर बहुत तेज बहुत भारी वर्षा होती है. तो इस तरीके से जो है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है यानी कि जो बादल है वो रेन गिराकर वापस लेक्स में डालते हैं. मतलब अब इस प्रोसेस में जो वर्षा है वो या तो हेल की तरह भी हो सकती है, आंधी तूफान भी आ सकता है, तो बहुत भारी वर्षा हो सकती है, या स्नो की फॉर्म में भी जो पानी है वो वापस गिर जाता है इन द रिवर्स और ओशंस. एंड स्टेज 4 यानी कि स्टेप 4 है रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन. अब इसमें क्या होता है, द प्रेसिपिटेशन ईदर रन्स ऑफ इनटू ओशंस, रिवर्स एंड ग्राउंड सरफेस और इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द सॉइल. तो इसमें हमें दो प्रोसेसेस नजर आ रही हैं, दो शब्द दिख रहे हैं, एक है रन ऑफ यानी कि सरफेस रन ऑफ और दूसरा इनफिल्ट्रेशन. अब सरफेस रन ऑफ क्या होता है कि या तो जो वर्षा होती है वो ओशंस या लेक्स या फिर ग्राउंड वाटर में गिर जाती हैं, जो वर्षा होती है या तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, हमारे ओशंस में पानी आ जाता है, रिवर्स में पानी आ जाता है, ग्राउंड में पानी चले जाता है, या फिर जब हमारी जो वर्षा हुई वो सॉइल में जाकर अब्सॉर्ब हो गई, सॉइल में जाकर वो अब्सॉर्ब हो गई, उसी में जाके सोख गई, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन. उससे हमारे सॉइल की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, वो न्यूट्रिएंट्स से और ज्यादा एनरिच हो जाता है, और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, सॉइल की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, और सॉइल की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो फिल्टर्ड हो जाता है यानी कि वो दोबारा से साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं वाटर में स्कैरसिटी एंड कंजर्वेशन. अब स्कैरसिटी का मतलब पानी की कमी होना, तो हम ये देखेंगे इसमें कि पानी की कमी हमें क्यों होती है और हमें कैसे पानी को कंजर्व करना चाहिए, कैसे पानी को बचाना चाहिए. सबसे पहले लेफ्ट में आप देख रहे हैं वाटर स्कैरसिटी. पहले इसके बारे में हम समझते हैं कि वाटर स्कैरसिटी क्या होती है. insufficient availability of water resources to meet the water needs within a region is known as water scarcity. तो जो हमारी insufficient यानी कि जो हमारी अधूरी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जितना हमें पानी चाहिए उतना हमें पानी मिलता नहीं है अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए एक रीजन में, एक सिटी में या एक स्टेट में या एक पर्टिकुलर जगह, उसे हम बोलते हैं वाटर की स्कैरसिटी. पानी की कमी होने का से अर्थ क्या है, जब हमें जितना पानी जरूरत है उतना पानी हमें मिल ही नहीं रहा है तो हमें पानी की कमी है. वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय नेचुरली इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, पोल्यूशन. अब ये कुछ रीजंस हैं कि पानी की कमी हमें किन वजहों से होती है. या तो कभी कभी हमें नेचुरली नेचर के थ्रू ही फ्रेश वाटर साफ पानी मिलता ही नहीं है, कभी कभार पोल्यूशन की वजह से पानी जो है वो खारा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, या कंटेमिनेटेड हो जाता है, डर्टी हो जाता है ऑफ अवेलेबल वाटर. या फिर कभी कभार हम एक्सेसिव यूज कर देते हैं साफ पानी का, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं फ्रेश वाटर का, तो उस वजह से इन रीजंस की वजह से, इन कारणों की वजह से हमें पानी की कमी होती है. तो हम किस तरीके से पानी की बचत कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली सदियों के लिए, हम अपने आने वाले लोगों के लिए, जो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हम पानी बचा सके, क्योंकि हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार उसको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं इस नेचुरल रिसोर्स को. वाटर इज अ लिमिटेड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. तो वाटर जो है एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सीमित, हमें बहुत ही लिमिटेड पानी मिलता है, सीमित होता है, रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, नेचुरल यानी कि नेचर से मिलने वाला एक ऐसा पदार्थ है. टू मीट द नीड्स ऑफ वाटर फॉर ऑल देयर इज अ नीड टू कंजर्व इट. अब इतनी सारी पॉपुलेशन की वाटर की नीड्स को, वाटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम उसको कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और उसे बचाएं. वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज.
अब हम वाटर को कैसे कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे, ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम पानी की बचत कर सकते हैं। तो ये तरीके हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को और अपने घर के लोगों को भी समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कैसे पानी की बचत की जाए। जैसे बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, हम दूसरों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सीमित क्वांटिटी में हमें अवेलेबल है, हमें मिलता है। रिसाइकल कर सकते हैं हम पानी को, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके हम पानी को बचा सकते हैं, और अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं जिससे हम पानी की वेस्टेज ना करें। और इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग, और हम खेती करने में भी फार्मर्स को हम ये चीज बता सकते हैं कि तुम नए तरीके यूज कर सकते हो जिसमें पानी की वेस्टेज ना हो। जैसे कि मैंने भी पीछे बताया था, ड्रिप इरिगेशन हो गया या रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, तो इन तरीके से, ये तरीके यूज करके वो पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कुछ जरूरी सवाल जो पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जनरल है। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एक सेकंड में हम ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो इसपे हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत जनरल है, तो इसे हम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट वाइटल नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी नेचुरल यानी कि नेचर के थ्रू पाया जाने वाला रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं? क्या वो ट्री है, क्या वो पेड़ है, क्या वो पानी है, क्या वो बादल है, या फिर वो वाटर की टाइड्स है, जो समुन्द्र की लहरें होती हैं, जो करंट्स होते हैं, जो वेव्स होती हैं? तो इसमें से करेक्ट आंसर है वाटर, सेकेंड ऑप्शन वाटर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन दी अर्थ। तो कितना प्रतिशत साफ पानी हमें अर्थ पे मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन 3%, सेकेंड ऑप्शन 37%, थर्ड ऑप्शन 3.7%, या फोर्थ ऑप्शन 2.7%। तो इसका सही आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दूसरी तीसरी स्लाइड पे ही। 2.7% इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज अवेलेबल ऑन अर्थ। तो 2.7% साफ पानी है जो कि हमारी धरती के सरफेस में हमें मिलता है। आगे देखिए, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए, इन सेंटेंसेस को देखिए और इसमें से सही आंसर बताइए। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। वाटर कवर्स अबाउट 79% ऑफ द अर्थ सरफेस। सेकंड, वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पानी जो है हमारी धरती पे 79% कवर करता है, और वाटर जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो पहला वाला जो ए ऑप्शन है वो तो सही है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पानी जो है हमारी धरती पे 79% पाया जाता है, या फिर 71% था, 71%, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है दोबारा हम नहीं बना सकते उसको, और दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। That is also wrong. Water is a renewable natural resource. So both A and B are false. So second option is the right one. कि both A and B are false. क्योंकि water covers 71% of the earth surface, and water जो है एक renewable, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, natural resource है। तो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज बेझिझक मुझे अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। और प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।